वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्लानिंग कमीशन है क्या। प्लानिंग कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो 5 साल का प्लान बनाती है सरकार के लिए और रिकमेंड करती है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 1950 में। इसके बाद ये जो बनाने का तरीका था इसे बनाने का, तो वो किसी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था। मतलब कि पार्लियामेंट से कहा हो कि हमें एक पार्लियामेंट आई मीन प्लानिंग कमीशन बनाना है, तो आप जरा उस पर वोटिंग कर दें और जरा हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंपल जो हमारी कैबिनेट है उसने डिसीजन लिया कि हमें एक प्लानिंग कमीशन चाहिए और उन्होंने वो बना दी, स्थापित कर दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें इसके बारे में कानून की किताब में कोई जिक्र नहीं है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है। इसके बाद नॉन सैचुरेटेड बॉडी है। मैंने आपको क्या कहा, वो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। तो नॉन सैचुरेटेड मतलब वो पार्लियामेंट से जो चीज पास ना हो वो कहलाएगी नॉन सैचुरेटेड बॉडी। अब यहां से एक बात और आगे कहानी शुरू होती है कि यार ये इसकी कहानी शुरू कहां से हुई, कौन सा साल था, कब बात हुई कि प्लानिंग कमीशन आनी चाहिए। वो था 1946। एक बॉडी थी, एडवाइजरिंग प्लानिंग बोर्ड। उसने रिकमेंड किया कि आपको प्लानिंग कमीशन लाना चाहिए और इसको चेयरमैन कर रहे थे केसी निगोई। अब सवाल यह है कि 1946 में तुम्हारा कानून भी नहीं बना था, तब ये इस बात का जिक्र हो रहा था। तो ये तो बड़ा आसान काम था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं है तभी उसको ऐड कर दो प्लानिंग कमीशन को। इसको ऐड ना करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम पार्लियामेंट को बाईपास करके फॉरेन डिसीजन ले पाए। बट ये जो पार्लियामेंट को बाईपास करके डिसीजन लेनी बात थी, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। कैसे? देखिए, मान लो एक पार्लियामेंट है, उसमें कोई कानून बनेगा तो उसके लिए पहले वोटिंग होगी। तो जब वो वोटिंग होगी नहीं तो सरकार क्या बता मेजॉरिटी में आए या ना आए, तो सरकार के पास तो ये हक हो गया ना कि वो सीधे बाईपास करके कानून बना दे या बाईपास करके कोई डिसीजन ले ले। इसके अंदर एक चीज और आई थी, वो थी फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन को भी ये प्लानिंग कमीशन बाईपास कर सकती थी। तो दो बॉडी बाईपास हो रही थी, एक थी पार्लियामेंट्री एंड एक है फाइनेंशियल कमीशन। यहां तक की बात आपको क्लियर? यहां से अगर हम आगे चलें तो मेनली इस बॉडी को बनाया गया था इन 10 काम को करने के लिए। पहला काम यह है कि देश में देखें कि मटेरियल कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स कितना है और उसको हम कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे देश के कंट्री के रिसोर्सेज को देखा जाए और उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाए कि आगे वो रिसोर्सेज ऐसे ना हो डिप्लीट हो जाए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए मिले ही ना। उसके बाद प्रायोरिटाइज किया जाए और जो भी प्लान बनाया जाए उसको कई स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाए और इस बात को ध्यान रखा जाए कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। उसके बाद अगर आगे चलें तो इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक मशीनरी बॉडी बनानी है जो इसको ध्यान रखेगी कि काम हो रहा है और टाइम टू टाइम इसे प्रेस करें और चेक करें कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये सारी की सारी कहानी आप रिकमेंड करेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को। ये काम था। अब यहां से ये जो प्लानिंग कमीशन है, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में आ रही थी और ये बाईपास कर रही थी पार्लियामेंट्री एंड फाइनेंशियल कमीशन को, तो इनके पास इतनी ताकत आ रही थी कि ये इसको अपनी मर्जी से चला रहे थे और इन्होंने से बना दिया था स्टोर रूम। ये कीवर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने मन से बनाया है, वो आप समझेंगे क्यों बनाया। आज आप सुनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। इसके बाद आप सुनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, ये सब की सब प्लानिंग कमीशन के अंडर आ रही थी। अब प्लानिंग कमीशन के अंडर मतलब कुछ भी डाल दो और उसको सबका सब गवर्न करेंगी प्लानिंग कमीशन। अब यहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है और किसी भी चीज के लिए जवाबदेही बनेगी नहीं, क्योंकि यहां तो ये पार्लियामेंट के अंदर से पास नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नहीं है और सरकार पे पूरा का पूरा कंट्रोल आ रखा है। तो यहां से एक सवाल उठा कि जब ये इसका काम ये था कि सिर्फ ये रिकमेंडेशन देगी, तो ये इंप्लीमेंट और डिसीजन कैसे ले पा रही है बॉडी। अब यहां से आगे चलें, बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन के बारे में। देखिए, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, इनके डायरेक्ट बाद आते हैं डिप्टी चेयरमैन जो कि फुली फंक्शन हेड होते हैं, वही सारी जवाबदेही करते हैं। इसके बाद इसमें 4 to 7 मेंबर होते हैं जो कि फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर होते हैं और इसमें जो ये मेंबर होते हैं ये रैंक ऑफ मिनिस्टर के बराबर इक्वली एंजॉय करते हैं पोजीशन को। इसमें एक कमीशन के अंदर मेंबर सेक्रेटरी भी होता है जो कि सीनियर मेंबर ऑफ आईएएस होता है
और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो प्लानिंग कमीशन जो होती है सेंट्रली कॉन्स्टिट्यूट बॉडी होती है। इसका मतलब ये है कि सरकार का ही पूरा दबदबा है। अब बात करते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। देखिए अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ये बॉडी बनाई किसी और चीज के लिए थी और बन कुछ और रही है ये, और इसकी पावर सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रही है। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं इस बॉडी में कुछ भी डालकर। तो यहां पर इसको कुछ निकनेम्स दिए गए, सुपर कैबिनेट, इकोनॉमिक कैबिनेट, पैरल कैबिनेट, फिफ्थ व्हील ऑफ अ कोच। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को हटाकर बना दिया नीति आयोग। जब इसे नीति आयोग बनाया तो इस नीति आयोग को इससे अलग कर दिया, मतलब इसे एक थिंकिंग टैंक बना दिया। और थिंकिंग टैंक क्या करता था इसका, ये मतलब जो इसका काम है नीति आयोग का, कि बॉटम से अपर हायरार्की तक डिसीजन लिया करता था। मतलब कि पंचायत वालों से पूछा करेगा कि सर आपका काम कैसे चल रहा है, आपको क्या जरूरत है, और उसके बाद अपर हायरार्की में पहुंचेगा और यहां से वो रिकमेंड करेगा सरकार को कि हमें क्या करना चाहिए। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है हु गेव द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया। वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड। वो है ईयर 1951। स्टैब्लिश हुआ था 1950 में पर स्टार्ट हुआ था 1951 में। द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। तो इसका आंसर है बी, हरोड डोमर मॉडल। आगे चलते हैं। विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। तो इसका आंसर है हमारा डी, द 5-year प्लान, द फिफ्थ 5-year प्लान। इन विच ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड द मिक्स इकोनॉमी। तो इसका आंसर है हमारा बी, सेकंड। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, आफ्टर द थर्ड प्लान। अगला सवाल, जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च इन। तो इसका आंसर होगा डी, सेवेंथ 5-year प्लान। 3 एनुअल प्लान वर लॉन्च बिटवीन। तो इसका आंसर है बी, 1966 टू 69 के बीच में 3 एनुअल प्लान लॉन्च हुए थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर हुआ बी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग भाषण करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो के एंड होने से पहले मैं कहूंगा कि आप ये जो 2 किताबें हैं, एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज एंड 10,000 MCQ, इन्हें अमेजॉन पर जाके जरूर देखें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, वो कंसेप्ट रिपीट करता है। और ये जो किताबें हैं सभी एग्जाम्स के पास्ट ईयर पेपर को लेकर आती है, जिनमें सेम टॉपिक होते हैं और आपको प्रैक्टिस कराती है। और सेम काम ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज भी करती है, जो कि एक बेस्ट सेलिंग किताब है। तो इसको आप जरा देखें। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।